केलांकी इंस्टीट्यूट जयपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम जो अपने ऐप पे केलांकी इंस्टीट्यूट ऐप पे जो डेली टेस्ट लेते हैं उसकी जो क्विज होती है उसकी 20वीं क्विज थी आज। तो उसका डेली सोल्यूशन थोड़ा आंसर आपको बता दिया करेंगे, ताकि जो आप डेली 20 क्वेश्चन अगर आपके हो जाएंगे ना, तो सोचो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये। तो अगर 20-20 करके अभी अगर 1 महीना डेढ़ भर्ती में आने में लगेगा, जून तक कोई विज्ञप्ति आएगी कृषि पर्यवेक्षक की, तो तब जब तक एग्ज़ाम होगा ना, तो आप 20-20 करके भी आपके पास बहुत अच्छा मतलब मटेरियल हो जाएगा। इसमें से जो सवाल आपको नहीं आते, जिनमें कन्फ्यूज़न है, उनको आप लिख के याद कर सकते हो। तो इसलिए, और एक बार आपने टेस्ट किया, उसका सलूशन देखा, 2 बार टेस्ट दे लो, 4 दिन टेस्ट वहाँ पे रहता है, 2 बार दे लो। उसके बाद में एक बार यहाँ पे जब वीडियो में आप सुन लोगे, तो 3 बार एक क्वेश्चन के जब टच में आ जाओगे ना, तो आप कभी उस क्वेश्चन को भूलोगे नहीं और कभी गलत नहीं करोगे। इसलिए ये हमारा मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों को डेली 20 क्वेश्चन पूरे तैयार करवाए जाएँ। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल जो आज का था, पहला सवाल था, नर्सरी से पौधे खरीदते समय फल वर्गीय पौधों की उपयुक्त आयु होनी चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर था वो था 1 से 2 वर्ष। हालांकि पपीते वगैरह में थोड़ी कम उम्र होती है। आप कमेंट करना कि पपीते का जो पौधा है वो नर्सरी में कितने माह या कितने वर्ष की आयु में स्थानांतरित किया जाता है। दूसरा जो अपना क्वेश्चन है वो है, नर्सरी में पौधों की ग्रेडिंग की जाती है, यानी कि किसके अनुसार ग्रेडिंग की जाती है। तो अगर हम इसकी ग्रेडिंग की बात करें नर्सरी में पौधों की, तो तने की मोटाई व ऊंचाई दोनों के अनुसार ही ग्रेडिंग की जाती है। कई बार तने की मोटाई अकेला ऑप्शन होता है, तो अगर उसमें ऊंचाई उसने साथ में नहीं दे रखा तो तने की मोटाई आप उसको टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे ऑप्शन दिया हुआ है तने की मोटाई और ऊंचाई साथ में, तो आप यही उत्तर टिक करेंगे। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आम की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान है। तो आम की वृद्धि के लिए जो उपयुक्त तापमान है वो ऑप्शन नंबर 3, जो 24 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसके लिए उपयुक्त होता है। एनसीईआरटी में 23 से 27 दे रखा है, लेकिन एक बार ये क्वेश्चन आया था तब उसमें 24 से 28 ऑप्शन था, इसलिए 24 से 28 ऑप्शन मैंने डाला था। अगला जो सवाल है वो है, आम के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं। तो आम के पुष्पक्रम को पेनिकल कहते हैं। पेनिकल कहते हैं आम के पुष्पक्रम को। एरो गन्ने का आ गया। एरियल आप बताना, ये एरियल किसका होता है, ये आप बताना एरियल कमेंट में कि एरियल किसका पुष्पक्रम होता है। ठीक है। अगला जो सवाल है, पांचवा जो सवाल है कि भिंडी का पित्त शिरा मोजेक वायरस रोग का वाहक कौन है। तो ये वायरल रोग होता है। इसका एक जो वायरस के द्वारा फैलने वाले रोग होते हैं ना, उनका कोई ना कोई वाहक जरूर होता है। किसी में सफ़ेद मक्खी, किसी में एफिड, किसी में थ्रिप्स, किसी में फलछेदक। तो इसमें जो है वो है सफ़ेद मक्खी, इसका वाहक होती है पित्त शिरा मोजेक वायरस का भिंडी में। अगला जो सवाल है वो है, बेलपत्र में औषधीय महत्व का अवयव है। तो बेलपत्र में जो औषधीय महत्व का अवयव है वो है मार्मेलोसिन। मार्मेलोसिन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सातवां सवाल था, हेट्रोस्टाइली पाई जाती है। हेट्रोस्टाइली किस मतलब अपने इसमें पाई जाती है, सब्जी में हेट्रोस्टाइली। तो हेट्रोस्टाइली का जो इसमें 4 ऑप्शन थे, अभी वो जो ऑप्शन था 3 नंबर वो आया नहीं, इसमें मिस हो गया। ऑप्शन नंबर जो 3 था वो था बैंगन। तो हेट्रोस्टाइली बैंगन में पाई जाती है, बैंगन में। तो बैंगन में पाई जाती है। अब हेट्रोस्टाइली क्या होती है, हेट्रोस्टाइली को हिंदी में बोलते हैं विषमवर्तिकाग्र। यानी कि जैसे ये पुंकेसर होते हैं साइडों में और बीच में वर्तिका होती है, अपने को पता है बीच में वर्तिका। तो ये वर्तिका है ना, जो ये पौधों पुंकेसर से हमेशा छोटी होती है, तो परागकण इसमें गिरते हैं, तो फिर फलन मतलब वो पुष्प तैयार होता है, फिर फल बनता है। तो ये क्या है, ये इससे बड़ी हो जाती है। अब ये वर्तिका पुंकेसर से बड़ी हो जाएगी, तो आप सोचो कि फिर वो परागण हो नहीं पाएगा, और वो जो पुष्प है वो बनेंगे नहीं, और फलन तो फिर आपको पता ही है, फलन की समस्या मान लो या कुछ भी मान लो, वो आ जाती है। इसके बाद हम अगले सवाल की बात करते हैं। 8वां सवाल है, किस नस्ल की भेड़ों की गर्दन तथा कंधों की त्वचा पर झुर्रियाँ होती हैं। तो इसमें जो सबसे
बड़ी नस्ल अगर मैं बात करूं तो मेरिनो है, तो इसका सही आंसर तो मेरिनो है। अब मेरिनो की जब आप मेरिनो भेड़ को देखोगे ना, तो उसकी चमड़ी पे ऐसे सलवट सी पड़ी हुई रहती है, गर्दन के पास तो बहुत ज़्यादा ही होती है, तो उस पर याक, एक छोटा याक सा लगेगा आपको, ऐसा लगेगा कि बिना सींगों वाला याक सा है। तो ये चीज़ मेरिनो में पाई जाती है और इसके सबसे ज़्यादा ऊन प्राप्त होती है, ये आपको पता ही है। अगला सवाल है, मुर्गी पालन व्यवसाय का तात्पर्य किसके पालन से है, यानी कि मुर्गी पालन व्यवसाय में क्या क्या, कौन कौन से पक्षी या सिर्फ मुर्गियों के लिए होता है। तो मुर्गी पालन से आप कभी ये मत समझना कि सिर्फ मुर्गियां पाली जाती है, इसमें इसका आंसर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4। इसमें टर्की बटेर भी पाले जाते हैं, बतख भी पाल सकता है और कुक्कट तो पालन होता ही होता है, ठीक है। पोल्ट्री में, पूरी पोल्ट्री में लगभग सभी प्रकार के जो पक्षी जिनसे मीट मील प्राप्त होती है या अंडा उत्पादन के लिए पाले जाते हैं, वो सारे पोल्ट्री में गिने जाते हैं, ये बात का विशेष ध्यान रखना। इसके बाद अगला जो सवाल है, ये अच्छा सवाल है, इसको आप अच्छा सवाल मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान के चलना, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि सुपरवाइज़र में आप चीज़ देखना, कम से कम 5 सवाल 20 में से आपको रोग, और अगर पिछले से जो पिछला हुआ था ना 2018 वाली भर्ती थी, उसमें तो 10 के करीबन सवाल इसमें से आए थे, और पिछली बार भी 5-6 सवाल तो आए ही हैं रोग से, और औषधि साथ में मिला लो तो डेफिनेटली 5 सवाल 110% पक्के हैं। आप लिख के ले लो, 5 सवाल रोग में से और औषधि दोनों को मिला के कम से कम 5 से 6 सवाल आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, देख लेना आप पेपर में। तो इसका जो इसमें पूछा गया, पशु प्लेग रोग की रोकथाम हेतु कौन सा टीका लगाया जाता है, तो गोट टिश्यू वायरस, ये सब जगह आप पढ़ते हो, नई एनसीईआरटी में दे रखा है, ये गोट से बनता है, और लेपिनाइज्ड ये खरगोश से बनता है, और पक्षीय वैक्सीन ये शायद कबूतर से बनता है। तो ये तीनों इससे अलग अलग मतलब जानवरों और पक्षियों से बनते हैं, और इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। तो ये पशु प्लेग की रोकथाम के लिए ये 3 तरह के टीके काम में लिए जाते हैं। अगला जो सवाल है, 11वां सवाल था, दुग्ध उत्पादन में से दिया गया था कि दही, अच्छा दही बनाने के लिए जामन स्टार्टर लगाने के बाद कितने तापमान पर 8 से 10 घंटे तक सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है। तो इसका जो उत्तर था, नीचे चला गया ऑप्शन 34, वो मेन ऑप्शन एक तो गायब हो जाता है ये थोड़ा। इसमें जो उत्तर था वो था 21 डिग्री। यहाँ आपने ऐप में जिसने एग्ज़ाम दिया है उसने देखा भी होगा। तो 21 डिग्री सेंटीग्रेड इसका सही आंसर है, 21 डिग्री सेंटीग्रेड। 21 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब दही को 8 से 10 घंटे तक इस दूध को रख देते हैं तो उसका दही बन जाता है। अब आप एक चीज़ बताओ, जो स्टार्टर है वो कितने प्रतिशत दूध में लगाया जाता है, ये आप कमेंट में बताना। अब ये इसलिए पूछ रहा हूँ मैं आपको क्योंकि आपके एक साथ 2 सवाल तैयार हो जाएंगे कि स्टार्टर कितने प्रतिशत काम में लिए जाता है। जो स्टार्टर काम में लेते हैं, जामन जिसको बोलते हैं हिंदी में जामन, वो कितने प्रतिशत काम में लेते हैं, कितने प्रतिशत आप बताना। ये अगला सवाल है अपना, साइनाइड पॉइजनिंग का संबंध है किससे है, साइनाइड पॉइजनिंग का संबंध, कि साइनाइड पॉइजनिंग है वो कैसे हो जाती है, कौन सी फसल के खाने से हो जाती है। तो जो साइनाइड पॉइजनिंग है ना, वो हरी जो ज्वार होती है ना, हरी ज्वार, मतलब आपने एक चीज़ पढ़ी होगी जब ज्वार की खेती पढ़ते हैं कि ज्वार की चराई तब शुरू की जाती है जब वो घुटनों तक की ऊंचाई पर आ जाती है, क्योंकि उससे पहले उसमें एक विष का कार्य करता है अम्ल। तो इस वजह से हरी ज्वार को नहीं खिलाया जाता, छोटी ज्वार को, वो साइनाइड पॉइजनिंग का काम करती है, ठीक है, एक जहर विष का काम करती है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन था वो था अपना, बर्तनों की सतह पर दुग्ध धातु यानी कि मिल्क स्टोन को बनने से रोकने के लिए कौन से शोधक काम में लेते हैं, ठीक है, कौन से शोधक काम में लेते हैं। तो इसका आंसर है, मिल्क स्टोन को उतारने के लिए अम्लीय शोधक काम में लेते हैं, क्योंकि मिल्क स्टोन जब जम जाता है तो उसको उखाड़ने के लिए, जैसे कई बार अपन घरों में भी देखा होगा, कोई बोलता है इसमें नींबू घिसाने से वो मतलब अच्छी धुलाई हो जाती है, वो चिकनाहट हट जाती है। तो ये चिकने होते हैं, तो चिकनाहट को हटाने के लिए अम्लीय शोधक को ये काम में लेते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, मक्का का फल होता है, ये क्वेश्चन इजी था, आप सभी ने सही किया होगा उम्मीद है। कैरियोप्सिस इसके फल का प्रकार होता है। ये सवाल अच्छा सवाल है, ये सवाल अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल भी है। अरंडी के तेल में पाया जाता है, अरंडी के तेल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका
रिसिनोलिक या रिजोनोलिक बोल देते हैं, ये इसमें अम्ल पाया जाता है। ये बात आप ध्यान रखना। अगला जो सवाल है, कपास के बीजों में तेल प्रतिशत पाया जाता है, यानी कि जो बिनोड़ा होता है ना कपास का बिनोड़ा, तो उसमें कितने प्रतिशत तेल निकाल सकते हैं, कितने प्रतिशत। तो उसका क्या है, एक पूरी फिक्स कोई वैल्यू नहीं होती ऐसे, लेकिन एक 10% की रेंज में मतलब निकलता है। तो वो जो 10% वाली रेंज है वो 15 से 25% तक, 15 से 25% तक बिनोला से तेल प्राप्त होता है। ठीक है, जो बिनोला खल पशुओं को खिलाई जाती है उसमें से ये 15 से 25% तेल को निकाल लिया जाता है पहले ही। अगला जो सवाल है, हरे चारे के लिए ग्वार की फसल की कटाई की जाती है, यानी कि अगर हरे चारे के रूप में अपने ग्वार की बुआई की है तो उसकी कटाई कब की जाएगी। तो उसकी जो कटाई है वो फली बनते समय, यानी कि वो जो छोटे छोटे उसमें बूर सा आ जाता है ना, गुच्छों में आता है इसके जो एक नलिया ग्वार होता है उसमें तो चलो एक एक फली ऐसे पूरे पौधे के तने पे लग जाती है। तो ये फली बनते समय इसकी कटाई की जाती है हरे चारे के अगर उपयोग में लेनी है तो। इसके बाद जो अगला सवाल है, किस फसल का रेशा लगभग सेलुलोज का बना होता है। तो रेशा जो है वो कपास का जो रेशा है वो लगभग सेलुलोज का बना होता है, कपास का रेशा। गन्ने में शुगर रिकवरी होती है। अभी यहाँ जो रिकवरी है, रिकवरी का मतलब है कि मतलब अपन गन्ना लेके आए उसमें से कितनी चीनी बन सकती है। तो 8 से 10% इसमें रिकवरी रेट होता है, यानी कि 8 से 10% चीनी इसमें से बन सकती है। चीनी या दोनों चीज़ें अगर गुड़ बना रहे हैं तो 10% उन दोनों को मिला के 10% मतलब अपने को मटेरियल मिलेगा शुगर के रूप में। तो मान लो कि अगर किसी के पास 100 kg गन्ना है तो 100 kg गन्ने में से 8 से 10 kg चीनी उसको मिलेगी, 8 से 10 kg चीनी उसको प्राप्त होगी। अगला जो सवाल है, मूंगफली की किस स्पीशीज में डोरमेंसी पाई जाती है। तो जो मूंगफली है इसकी जो अब डोरमेंसी पाई जाती है, मतलब वो बीज उगने में थोड़े अक्षमता दिखाते हैं पहले, तो वो है विस्तारी जो मूंगफली होती है उसमें ये डोरमेंसी पाई जाती है। तो साथियों ये आपके 20 क्वेश्चन थे। अभी आपको अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।